हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज की वीडियो का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है लैंग्वेज एजुकेशन यानी भाषा शिक्षा, जो कि हमारे बी प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट रहने वाला है। स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं DU सोल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ें आती हैं जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से कवर कर लेते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये क्वेश्चन हमने रैंडमली नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आफ्टर टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्जाम में 80 to 90% प्रिपरेशन आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। तो ये सिंगल वीडियो ही आप सभी के एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा, स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर्स निकालते ही हम विनर की अनाउंसमेंट तुरंत कर देंगे, जिसकी अनाउंसमेंट हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर की जाएगी। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज़ हम लोगों ने हमारे चैनल पर चलाई है। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक के लिए आप सभी के लिए ऑफर है। अगर आप सिंगल नोट खरीदते हैं तो आपको उसका अमाउंट रहेगा 45 रुपीज़ पर नोट। अगर आप कॉम्बो में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट खरीदेंगे तो उसका आपको रेट पड़ेगा 40 रुपीज़ पर नोट। और जिन स्टूडेंट्स के पास 6 सब्जेक्ट, अगर वो हमारे यहाँ से 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स खरीदते हैं तो उनको सिर्फ 5 नोट्स का पे करना रहेगा, बाकी एक नोट हमारी ओर से उनको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। एंड सेम कंडीशन फॉर 7 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, अगर वो हमारे यहाँ से 6 सब्जेक्ट के नोट्स खरीदते हैं तो उनको एक नोट हमारी ओर से फ्री प्रोवाइड होगा। बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आई नीड नोट्स, और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। तो चलो शुरू करते हैं हमारे लैंग्वेज एजुकेशन भाषा शिक्षा के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DU सोल के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना हो तो हमने इनके चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। रेडी, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अवधारणा के बारे में आपकी समझ क्या कहती है? उदाहरणों के साथ भाषा के घटकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें बताना है हम लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं, वो हमें बताना है, और लैंग्वेज के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं विद एग्जांपल हमें बताना है। ठीक है। अथवा का सवाल है हमारा, भाषा क्या है? भाषा के कार्य को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज? सबसे पहले हमारा परिचय आएगा कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। भाषा मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है। समाज में रहकर संवाद स्थापित करने, ज्ञान के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक मूल्यों के आगे बढ़ाने में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। यानी कि लैंग्वेज जो है एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है हमारी ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, हमारी जो भी थॉट्स होते हैं वो एक दूसरे को बताते हैं। तो वो हम किस तरीके से बता पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। तो इसीलिए लैंग्वेज जो है एक सेंटर रोल प्ले करती है हमारी कम्युनिकेशन के बीच में। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं या अपने कल्चर वैल्यूज़ को हमें आगे बढ़ाना होता है, तो भाषा न केवल संप्रेषण का साधन है बल्कि यह व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक है। यानी कि लैंग्वेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो कम्युनिकेशन में ही इंपॉर्टेंस रखती हो, नहीं। लैंग्वेज जो है एक ऐसा मीन है जिसके द्वारा ह्यूमन का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। अब हम देखेंगे भाषा की अवधारणा, यानी कि भाषा की एक्चुअल परिभाषा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा एक सांकेतिक, व्यवस्थित और सामाजिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करता है। यानी कि लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक, सिस्टमैटिक एंड सोशल सिस्टम थ्रू विच ह्यूमन बींग्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड इमोशंस ऑरल और इन रिटन फॉर्म।
यानी कि लैंग्वेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सिंबॉलिक होते हैं, इसके अपने वर्ड्स होते हैं, अपने निशान होते हैं, सिस्टमैटिक है ये, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, सोशल सिस्टम बेस्ड है, यानी कि ये हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों से कैसे जुड़ पाएंगे? जब हम कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट कैसे करेंगे हम? लैंग्वेज की वजह से। यानी कि लैंग्वेज एक सिंबॉलिक है, इसके अपने वर्ड्स हैं, अपना इसका कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसका जो है ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से ह्यूमन अपने थॉट्स और इमोशंस को रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। तो भाषा समाज में प्रचलित ध्वनियों, शब्दों और नियमों का एक संगठित रूप होती है। यानी कि लैंग्वेज एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है किस किस का? साउंड्स का, वर्ड्स का और रूल्स का, जो आज भी हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट होता है, यानी कि वैलिड है। अब हम देखते हैं भाषा के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज क्या क्या हैं। सबसे पहला है हमारा ध्वनि, ठीक है, यानी कि साउंड। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट ध्वनि होती है, यानी कि हर भाषा की अपनी कोई ना कोई साउंड होती है, जिसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। लाइक हिंदी में होते हैं क, ख, ग, जो हमें बोलना सिखाते हैं, ठीक है। हिंदी में हमारी ABCD होती है, और इन्हीं के जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं इंग्लिश में, वो कैसे करेंगे? क, ख, ग, ये डिफरेंट साउंड्स हैं इंग्लिश में। तो हम कह सकते हैं हर लैंग्वेज की अपनी ध्वनि होती है, हर लैंग्वेज की अपनी साउंड होती है। और दूसरा है हमारा शब्द, यानी कि वर्ड। ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भाषा को अर्थ प्रदान करते हैं शब्द, यानी कि वर्ड जो है इन छोटे छोटे साउंड से मिलकर बना होता है। जब इन छोटी छोटी साउंड्स को हम मिला देते हैं तो हमारा कोई ना कोई वर्ड बन जाता है, और ये वर्ड क्या होते हैं? लैंग्वेज को एक मीनिंगफुल प्रोवाइड करते हैं। लाइक इसमें क, ख, ग, ये सारी हमारी ध्वनियाँ हैं। जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो हमारे शब्द बन जाते हैं, लाइक किताब, विद्यालय, शिक्षक एंड मोर, ठीक है। और ये वर्ड्स जो है अपने आप में ही क्या होते हैं? एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं लैंग्वेज को। आगे थर्ड है हमारा कंपोनेंट सेंटेंस, यानी कि वाक्य। शब्दों के व्यवस्थित समूह से वाक्य बनता है, जिससे पूर्ण रूप अर्थ प्रकट होता है। या लाइक शिक्षा कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यानी कि सेंटेंस क्या है? इन छोटे छोटे वर्ड्स को, साउंड से जो वर्ड्स बने हैं, जब उन वर्ड्स को हम इकट्ठा करते हैं तो वो सेंटेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि छोटे छोटे वर्ड्स को जब हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में सेटअप करते हैं तो एक सेंटेंस बनाते हैं, जो खुद में ही एक कंप्लीट मीनिंग हमें एक्सप्रेस करता है। लाइक ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है, इनसे मिलकर एक सेंटेंस बना हुआ है, और इस सेंटेंस हम एक मीनिंग प्रोवाइड करेंगे। लाइक द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लासरूम, शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ा रहा है। तो आगे है हमारा अर्थ, यानी कि मीनिंग। शब्दों और वाक्यों से निकलने वाले अर्थ को भाषा का अर्थ पक्ष कहा जाता है, यानी कि द मीनिंग डिराइव फ्रॉम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। यानी कि कोई सेंटेंस है, ठीक है, वर्ड्स है और वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है। इन दोनों से मिलकर जो हमें मीनिंग पता चलती है, वो मीनिंग एक्चुअल में क्या बताना चाहती है, उसकी क्या कंडीशन है, वो जो समझ हमारी रिलेट होती है, वो सिमेंटिक एस्पेक्ट कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया पानी ठंडा है, ये हमें पता चल रहा है, बट इस सेंटेंस की ये जो मीनिंग निकल कर आया उससे हमें एक और चीज़ पता चल रही है, पानी की स्थिति पता चल रही है। द वाटर इज़ कोल्ड, यहाँ पे हमें इसका मतलब समझ आ गया कि पानी ठंडा है, बट इसी सेंटेंस से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो वाटर है उसकी कंडीशन कैसी है, कोल्ड है, यानी कंडीशन का भी पता चल रहा है, ठीक है। तो ये सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है, क्योंकि एक वर्ड के कई सारी मीनिंग हो सकते हैं, तो सेंटेंस में उस वर्ड का क्या मीनिंग है, वो क्या कहना चाहता है, वो एक्चुअल मीनिंग पता करना ही सिमेंटिक एस्पेक्ट कहलाता है, यानी कि भाषा का अर्थ पक्ष कहलाता है। आगे लास्ट हमारा घटक है प्रयोग, यानी कि यूज़। भाषा का प्रयोग परिस्थितियों और संदर्भ के अनुसार किया जाता है, यानी कि लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि आप रैंडमली कहीं भी कैसी भी लैंग्वेज यूज़ कर दो, नहीं। लैंग्वेज का जो है हम उसकी सिचुएशन और कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। उदाहरण के तौर पर बड़ों से सम्मानपूर्वक बात करना, जब भी हम हमारे एल्डर से बात करते हैं तो उसमें हम कैसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे? एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए लास्ट कॉम्पोनेंट है हमारा यूज़। लैंग्वेज को जो है सिचुएशन और कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे भाषा का कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ भाषा। सबसे पहले संप्रेषण का कार्य। भाषा का मुख्य कार्य क्या है? विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है? कम्युनिकेशन में। तो मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है? हमारे आइडियाज़ को या इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुँचाना। दूसरा है हमारा सामाजिक कार्य। भाषा समाज को जोड़ने और सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायता करती है, यानी कि दूसरा फंक्शन हमारी लैंग्वेज का क्या होता है? सोशल फंक्शन। सोसाइटी में कैसे रोल प्ले करती है ये लैंग्वेज? जो हमारी रिलेशंस होते हैं उनको बिल्डअप करने में हेल्प करती है। तीसरा है हमारा शिक्षा कार्य, यानी कि शिक्षा का संपूर्ण कार्य भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। यानी कि जो लैंग्वेज है उसका फोर्थ कार्य क्या होता है? लैंग्वेज में भी रोल प्ले करती है। वो कैसे? जो हम लैंग्वेज एजुकेशन गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से ही। आगे है हमारा भावनात्मक अभिव्यक्ति।
व्यक्ति अपनी खुशी, दुख, क्रोध आदि भावनाओं को भाषा से व्यक्त कर पाते हैं। जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, चाहे हम हैप्पी हैं, सैड हैं, एंग्री हैं, वो हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। आगे फिफ्थ है हमारा सांस्कृतिक संरक्षण। भाषा के माध्यम से संस्कृति, परंपराएं और मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। यानी कि लैंग्वेज की वजह से ही जो हमारा कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, वैल्यूज़ होते हैं, वो आगे हम पास कर पाते हैं हमारी न्यू जनरेशन को। अब निष्कर्ष आता है हमारा कंक्लूजन कि अतः यह स्पष्ट है कि भाषा मानव जीवन की आधारशिल है। यानी कि लैंग्वेज जो है वो हमारी ह्यूमन लाइफ का एक बेस है, हमारी ह्यूमन लाइफ का फाउंडेशन है। यह न केवल संप्रेषण का साधन है बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। जैसा कि हमने पढ़ा, लैंग्वेज का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो कम्युनिकेशन में हेल्प करे, बल्कि लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम भी है जो हमारा सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट भी करता है। तो भाषा के घटक इसे संरचना प्रदान करते हैं, इसके कार्य समाज को संगठित एवं प्रगतिशील बनाते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज के हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, लाइक साउंड्स हो गया, वर्ड्स हो गया, सेंटेंस हो गया, ये लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि लैंग्वेज का कैसे स्ट्रक्चर होगा, कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और वहीं जो फंक्शंस है हमारी लैंग्वेज के, वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और प्रोग्रेसिव बनाने में हेल्पफुल करती है। इस प्रकार भाषा मानव सभ्यता के विकास में एक अनिवार्य तत्व है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं लैंग्वेज जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा सवाल है हमारा, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। यह कथन भारत के संदर्भ में कितना सत्य है, ये हमें बताना है। ये एक सेंटेंस है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। ये सेंटेंस हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में सही है या नहीं है, वो हमें बताना है। और इसी का अल्टरनेटिव क्वेश्चन है हमारा, भारत विविधताओं का देश है। यह कथन को भाषा, सांस्कृतिक और जीवन शैली के संदर्भ में बताइए। यानी कि जैसे हमें पता है इंडिया एक डाइवर्सिटी की कंट्री है, बट हमें बताना है कि डाइवर्सिटी इसकी लैंग्वेज, कल्चर और लाइफस्टाइल के कंटेक्स्ट में। सबसे पहले हमारा परिचय आता है। परिचय में हम कहेंगे भारत एक विशाल और प्राचीन सभ्यता वाला देश है, जहां भौगोलिक विस्तार के साथ साथ भाषिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। यानी कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ठीक है, और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफिकल एक्सपेंशन ही नहीं देखने को मिलता अलग अलग जगहों पे, बल्कि हमें थोड़ी थोड़ी जगहों पे जो है लिंग्विस्टिक, कल्चर और सोशल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। और जो ये सेंटेंस है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, यह कथन भारत की इसी विविधता को सरल और प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। ठीक है, इस कथन इस तथ्य की ओर ले जाता है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर जलवायु, भाषा, संस्कृति और जीवन शैली में परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसी कारण भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। जैसा कि सवाल में हमसे पूछा था कि ये जो सेंटेंस है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, क्या ये इंडिया के कंटेक्स्ट में सही है? तो हम लिखेंगे यस, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी सेंटेंस की वजह से हम इंडिया की इस डाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इफेक्टिव मैनर में देख सकते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस मेनली बताता है कि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ हमें थोड़ी थोड़ी जगह पर जो है क्लाइमेट चेंज देखने को मिल जाएगा, अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी, अलग अलग कल्चर और अलग अलग लाइफस्टाइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यही रीज़न है कि हम इंडिया को जो है कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये जो कथन है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, यह भारत के संदर्भ में पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि भारत में हर क्षेत्र में अपनी भौगोलिक, भाषिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हर रीजन की जो है इसकी अपनी जियोग्राफिकल कंडीशन है, अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है। अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के संदर्भ में हमें क्या क्या विविधताएं देखने को मिलती हैं भारत में। सबसे पहला है बहुभाषिकता। भारत में हिंदी, अंग्रेजी सहित सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। उदाहरण के रूप में हिंदी क्षेत्र में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मगही आदि बोलने प्रचलित हैं। यानी कि लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में अगर हम डाइवर्सिटी देखें, सबसे पहले मल्टीलिंगुअलिज्म आएगा। यानी कि इंडिया में ऐसा नहीं है सिर्फ दो ही हिंदी और इंग्लिश बोली जाती हों, बल्कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी हमारे इंडिया में जो हैं 100 से ज़्यादा भाषाएँ और बोलियाँ हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी स्पीकिंग रीजन की अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं है उसमें क्लियरली सिर्फ हिंदी बोली जाती है, बल्कि हिंदी के अलावा वहाँ हिंदी रीजन में ही हमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी और मगही देखने को मिलती है। दूसरा है क्षेत्रीय भाषाएं, यानी कि हर राज्य की अपनी भाषा या भाषाएं हैं, जैसे कि बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी। ऊपर तो हमने देखा है कि छोटे से ही रीजन में हमें इतनी सारी बोलियां देखने को मिलती हैं। आगे है रीजनल लैंग्वेज, हमें हर रीजन की अपनी लैंग्वेज देखने को मिलती है, भाषा देखने को मिलती है, जिसको लिखने का तरीका अलग होता है, बोलने का भी तरीका बहुत ही अलग होता है, लाइक बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे संस्कृति के रूप में विविधता, यानी कि कल्चर के रूप में कैसे डाइवर्सिटी है। पहला है परंपराएं और त्यौहार।
यानी कि भारत में विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के अनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, पोंगल, ओणम। तो कल्चर के कंटेक्स्ट में पहली डाइवर्सिटी आती है हमारी ट्रेडिशन ऑफ फेस्टिवल्स को लेकर, क्योंकि इंडिया में जो है अलग अलग रीजन और अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, पोंगल, ओणम एंड एसेट्रा। दूसरा कल्चर डाइवर्सिटी जब हम देखेंगे तो आएगा हमारा कला और लोक संस्कृति। हर क्षेत्र की अपनी लोक कला है, नृत्य है और संगीत है, जैसे कि कथक, भारतनाट्यम, ओडिशा और भांगड़ा। यानी कि डाइवर्सिटी में दूसरा हमारा क्या कंटेक्स आएगा, आर्ट और फोक कल्चर हम देखेंगे। हर रीजन का अपना फोक डांस होता है, फोक आर्ट होता है और फोक म्यूजिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कथक दूसरे रीजन का है, भारतनाट्यम दूसरे रीजन का है, ओडिसी दूसरे रीजन का और भांगड़ा दूसरे रीजन का, जबकि ये सारी स्टेट जो हैं वो इंडिया की ही हैं। अब हम देखेंगे जीवन शैली के संदर्भ में, यानी कि लाइफस्टाइल के कंटेक्स्ट में डाइवर्सिटी कैसे है। लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा फूड हैबिट्स आता है, यानी कि खान पान आता है। भोजन की आदतें क्षेत्र और जलवायु के अनुसार बदलती है, यानी कि हमें जगह जगह पर अलग अलग खाना भी देखने को मिलता है, अलग अलग भोजन देखने को मिलता है। जैसे कि उत्तर भारत में हमें गेहूँ देखने को मिलते हैं, वहीं दक्षिण भारत में हमें जो है चावल का प्रमुख देखने को मिलता है। यानी कि फूड्स की हैबिट्स भी हमें चेंज होती हुई दिखती है अलग अलग रीजन पर और अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। लाइक अगर नॉर्थ इंडिया में हमारा वीट जो है एक स्टेपल फूड है, तो वहीं साउथ इंडिया में हमें जो है राइस काफ़ी ज़्यादा मेन देखने को मिलेगा। लाइफस्टाइल में फूड के बाद हमारा आता है वेशभूषा, यानी कि ड्रेसिंग सेंस। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हमें जो है पहनावे में भी विविधता देखने को मिलती है, जैसे कि साड़ी दूसरे रीजन का है, धोती दूसरे रीजन का है, कुर्ता, सलवार कमीज़ जो है ये अलग अलग रीजन के पहनावे हैं। तो डाइवर्सिटी जो है हमें कपड़े में भी देखने को मिलती है, अलग रीजन की अपनी कपड़े सेंस होती हैं, जैसे कि साड़ी, धोती, कुर्ता, सलवार कमीज़। लाइफ स्टाइल में हमारा थर्ड आता है रहन सहन, लिविंग स्टाइल, यानी कि हर रीजन का जो है अपना रहने का तरीका भी होता है। लाइक हमें जो है रूरल एरियाज़ में रहने का तरीका अलग दिखेगा, अर्बन एरियाज़ वाले लोगों का तरीका रहने का अलग दिखेगा। तो हम यही देखते हैं कि रूरल और अर्बन एरियाज़ का जो रहने का स्टाइल है वो उसमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो निष्कर्ष में या कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी का कथन जो है भारत के रूप में पूर्णतः रूप से सही है। भारत वास्तव में भाषाओं, संस्कृति और जीवन शैलियों की अद्भुत विविधताओं का देश है। यानी कि ये जो सेंटेंस है, कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में फुल्ली वैलिड है, एप्लीकेबल भी है, क्योंकि इंडिया सच में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, लैंग्वेज में भी, कल्चर में भी और लाइफस्टाइल में। यही विविधता भारत की शक्ति है, जो विविधता में एकता की भावना को सुदृढ़ करती है और देश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है। कि यही जो हमें थोड़ी थोड़ी जगह पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसी की वजह से इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो स्ट्रेंथ बनती है। ठीक है, और इसी स्ट्रेंथ को जो है हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत एक देश है। यानी कि ये जो है यूनिटी हमें जो देखने को मिलती है इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी, यही हमारी इंडिया को जो है रिच इन कल्चर बनाती है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पाणिनि द्वारा प्रस्तुत भारतीय भाषा अधिगम के मॉडल का क्या योगदान है? पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाए गए लेखों के उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि लैंग्वेज सीखने के रूप में पाणिनि ने जो एक मॉडल प्रोवाइड किया था उसका हमें बताना है, ठीक है, आर्टिकल्स के साथ। इसी का अर्थ हुआ क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय परंपरा में भाषा अधिगम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए पाणिनि के व्याकरणिक सिद्धांतों के आधार पर। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड द इंडियन ट्रेडिशन, हाईलाइट्स इस एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑन द बेसिस ऑफ पाणिनिस ग्रामेटिकल प्रिंसिपल। सबसे पहले हमारा परिचय है, इंट्रोडक्शन। भारतीय परंपरा में भारत को केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और बौद्धिक विकास का साधन माना गया है। यानी कि इंडियन ट्रेडिशन में लैंग्वेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसको एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करो, बल्कि लैंग्वेज जो है वो हमारा रोल प्ले करती है हमारी कल्चर डेवलपमेंट में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, नॉलेज डेवलपमेंट में और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने में भी। वैदिक काल से ही भाषा अधिगम को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। इस परंपरा में आचार्य पाणिनि का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि वैदिक टाइम से हम ये देखते आ रहे हैं कि जो लैंग्वेज सीखने का तरीका है वो एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस माना जाता है। तो और इसी को देखते हुए आचार्य पाणिनि ने अपने सिग्निफिकेंट बताया कि हम एक लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उनका ग्रंथ अष्ट अध्याय भारतीय भाषा अधिगम का एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें भाषा को निम्नबद्ध, तार्किक और संरचनात्मक रूप से समझाया गया। यानी कि पाणिनि का जो एक बुक है अष्ट अध्याय, उनमें उन्होंने एक मॉडल प्रोवाइड किया है कि हम किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि उन्होंने ये बताया किसी भी लैंग्वेज का जो है अपने रूल्स होते हैं, एक लॉजिक होता है हर लैंग्वेज को सीखने का, हर लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी परंपरा के अकॉर्डिंग भाषा कैसे सिखाई जाती थी। लैंग्वेज एक्विजिशन इन इंडियन ट्रेडिशन।
तो श्रुति और स्मृति पर आधारित था। पहले क्या होता था, भारतीय परंपरा में भाषा अधिगम सुनने, दोहराने और अभ्यास करने पर आधारित था। गुरु द्वारा मंत्रों का उच्चारण करना था और वहीं शिक्षा शिष्य जो है वो उसका कर्तव्य करता था। यानी कि जो पुराने टाइम पे लैंग्वेज सिखाई जाती थी वो कैसे सिखाई जाती थी, श्रुति और स्मृति के माध्यम से, यानी कि सुनने और स्मृति याद रखने पे। जो टीचर होता था वो मंत्र को प्रोनाउंस करता था, प्रोनाउंस करने के बाद जो डिसिपल होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो सुनकर उसको याद रखते थे। अब हम देखते हैं कि ये जो परंपरा थी, मौखिक परंपरा का महत्व क्या था कि टीचर प्रोनाउंस करेगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ सुनकर याद रखेगा। भाषा को पहले मौखिक रूप से सिखाया जाता था, फिर लिखित रूप में। इससे शुद्ध उच्चारण और संरचना का विकास होता था। यानी कि ये जो ऑरल ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था हमारे इंडिया में, पहले ऑरली था, बाद में रिटन फॉर्म में आई थी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता था, बच्चा जो प्रोनाउंसिएशन सुनता था उसकी वजह से उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती थी, और बाद में जो वो लिखने पर आया तो उसकी स्ट्रक्चर उसको अच्छे से लिखना आ गया कि कैसे प्रोनाउंस किया है और उस प्रोनाउंसिएशन को वो रिटन फॉर्म में कैसे शो करेगा। अब हम देखते हैं पणिनि का भारतीय भाषा अधिगम मॉडल क्या था, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजन मॉडल किसने दिया था, पणिनि का क्या कहना है। सबसे पहला, नियम आधारित भाषा अधिगम। पणिनि ने भाषा के नियमों को सूत्रों के माध्यम से समझाया। उनके अनुसार भाषा अधिगम एक तार्किक प्रक्रिया है। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी लैंग्वेज को जो है जब हम सीखते हैं तो वो रूल बेस्ड होती है। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है वो कैसे एक्सप्लेन की जाती है, रूल से, कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने की कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स उसमें होते हैं। तो इस इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा कि लैंग्वेज एक्विजन जो है एक लॉजिकल प्रोसेस है। अगर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के पीछे जो लॉजिक है, उसके क्या रूल्स फॉलो किए गए, वो हम सीख लेंगे तो लैंग्वेज सीखना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब उन्होंने जो अष्टाध्यायी बताया था उसमें क्या है कि अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं जो ध्वनि, शब्द, रूप और वाक्य संरचना को स्पष्ट करते हैं। यानी कि पणिनि ने जो हमें अष्टाध्यायी बताया था उसमें उन्होंने 4000 से ज़्यादा सूत्र के बारे में फॉर्मूलाज बताए हैं, जो क्लियरली हमें ये बताते हैं कि किसी भी सेंटेंस को, वर्ड फॉर्मेशन को, मॉर्फोलॉजी को, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक वर्ड से दूसरे वर्ड जब हम बनाते हैं, लाइक हमारा जो टीच वर्ड है, ये एक वर्ड है, इसी से हमारा वर्ड बना है टीचर, तो एक वर्ड से दूसरा वर्ड क्रिएट करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और तीसरा है हमारा संक्षिप्त और वैज्ञानिक सूत्र शैली। यानी कि पाणिनि के सूत्र छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण हैं, जिससे भाषा को सरलता से सीखा जा सकता है। जो पाणिनि ने अपना सूत्र हमें बताया है, अपने जो सूत्र के तरीके से उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो तरीका बताया वो काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि उन्होंने जो भी हमें फॉर्मूलाज बताए हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं, क्लियर है, जिसकी वजह से लैंग्वेज लर्निंग जो है सिस्टमैटिक और सिंपल बन जाती है। और दूसरा है हमारा उदाहरण आधारित व्याख्या। सूत्रों के उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया, जिससे भाषा अधिगम प्रभावी बना। यानी कि पणिनि ने जो भी कॉन्सेप्ट दिया अपना सूत्र के बेस पर, उसकी वजह से लैंग्वेज सीखना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, क्योंकि जो भी उन्होंने सूत्र बताया उसी का कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया है कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज़ होगा। आगे है पाठ्यक्रम में पढ़े गए लेखों से उदाहरण। यानी कि पणिनि के कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहला, भाषा की संरचनात्मक समझ। पाठ्यक्रम में यह बताया गया कि पणिनि ने भाषा की आंतरिक संरचना को समझकर आधुनिक भाषा विज्ञान की नींव रखी। यानी कि पणिनि ने क्या किया, लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर मैनर में रीड आउट किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ लिया कि लैंग्वेज कैसे फॉर्म होती है, बल्कि उन्होंने लैंग्वेज के इंटरनल स्ट्रक्चर तक को समझा कि किसी भी सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं, क्या रूल्स होते हैं जो हर लैंग्वेज में वैलिड होते हैं। तो इसी इंटरनल स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही आज जो हमें मॉडर्न लिंग्विस्टिक देखने को मिलती है वो बेस बनती है पणिनि इसका। दूसरा है व्याकरण का व्यवहारिक प्रयोग। पणिनि का व्याकरण केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि प्रयोगात्मक है, जिससे भाषा का सही प्रयोग संभव है। यानी कि पणिनि ने जो भी अपने ग्रामर के फॉर्मूलाज दिए हैं उसकी वजह से जो है लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने थियोरेटिकल हमें बताया कि कैसे कैसे लिखना होता है, सिर्फ और सिर्फ रिटन में उन्होंने मेंशन कर दिया, बल्कि उन्होंने जो भी हमें सूत्र बताए वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हम उन्हें हमारी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से लैंग्वेज का सही तरीके से यूज़ करना और करेक्ट फॉर्म में यूज़ करना ईजी हो जाता है। हम देखेंगे पणिनि ने जो व्याकरणिक सिद्धांत दिया था वो क्या है। तो पणिनि के ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। पहला, तार्किक सोच का विकास। नियमों के माध्यम से भाषा सीखने से छात्रों में तार्किक क्षमता विकसित होती है। यानी कि ग्रामेटिकल प्रिंसिपल जो पणिनि ने दिया है उसकी इंपॉर्टेंस पहले ये है कि वो बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग एनहेंस करती है। बच्चे जब रूल्स को पढ़ते हैं तो उसके अंदर समझ आती है कि कोई भी रूल जो फॉर्म हुआ है उसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। उस लॉजिक को यूज़ करते हैं और एक एनालिटिकल थिंकिंग उनके अंदर क्रिएट हो जाती है। दूसरा, शुद्ध भाषा का प्रयोग। पणिनि का व्याकरण भाषा की शुद्धता बनाए रखने में सहायक है। जैसा कि उन्होंने जो है ग्रामेटिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समझा और हमें समझाने की कोशिश की गई है, तो उसकी वजह से लैंग्वेज जो है सही हुई है हर इंसान की, और उसको
उस करेक्टनेस को प्योरिटी से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो प्योर और करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ स्टार्ट हुआ है उनके ग्रामेटिकल प्रिंसिपल की वजह से। तीसरा है आधुनिक भाषा शिक्षण में सामंजस्य। आज की भाषा अधिगम सिद्धांत जैसे कि संरचनात्मक और नियम आधारित शिक्षण पाणिनि के मॉडल से मेल खाते हैं, यानी कि हार्मनी विद मॉडर्न लैंग्वेज। जो आज के टाइम पे हमें मॉडर्न लैंग्वेज सीखने का तरीका सिखाया जाता है, वो जो है उसका जो स्ट्रक्चर है कि कैसे कोई भी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, क्या रूल्स उसमें फॉलो किए जाते हैं, तो आज के टाइम पे जो हम ये मॉडर्न लैंग्वेज का सीखने का तरीका देखते हैं वो प्रॉपर तरीके से पाणिनि के मॉडल से मेल खाता है। निष्कर्ष आता है हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि पाणिनि द्वारा प्रस्तुत भारतीय भाषा अधिगम मॉडल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे इंडियन लैंग्वेज में जो पाणिनि ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया था उसकी जो है हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन रहा है। भारतीय परंपरा में भाषा अधिगम को वैज्ञानिक, तार्किक और व्यवस्थित रूप प्रदान करने में पाणिनि का स्थान सर्वोच्च है, यानी कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में हमारी लैंग्वेज के जो है एक साइंटिफिक, लॉजिकल और सिस्टमेटिक फॉर्म प्रोवाइड करने में पाणिनि का सबसे प्रथम पोजीशन मानी जाती है। उनके व्याकरणिक सिद्धांत न केवल प्राचीन काल में उपयोगी थे बल्कि आज भी भाषा शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में प्रासंगिक और मार्गदर्शक हैं। यानी कि उन्होंने जो भी ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स बताए, ऐसा नहीं है कि उनके टाइम पे ही वो वैलिड थे, बल्कि आज के टाइम पे भी वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने में या पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, मातृभाषा से आपका क्या अभिप्राय है? लक्ष्य भाषा सीखने में इसकी क्या भूमिका होती है, यानी कि मदर टंग क्या होती है, और जब हम कोई टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें मदर टंग का क्या रोल रहता है वो हमने बताने। अथवा का सवाल है हमारा, मातृभाषा क्या है? द्वितीय भाषा या फिर लक्ष्य भाषा के अधिगम में मातृभाषा की सहायिका क्या होती है वो हमें बताने। तो व्हाट इज मदर टंग एंड ब्रीफली हाईलाइट द सपोर्टिव रोल ऑफ मदर टंग इन एक्विजन ऑफ अ सेकेंड और टारगेट लैंग्वेज। सबसे पहले परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होगा। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे व्यक्ति जन्म से अपने परिवार और समाज के संपर्क में आकर स्वाभाविक रूप से सीखता है। यानी कि मदर टंग जो है एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो पर्सन को हम किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर में या सेटअप बना के नहीं सिखाते, बल्कि एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो पर्सन जो है अपनी फैमिली से ही, अपनी सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में आकर ही सीखता है। यह भाषा व्यक्ति के सोचने, समझने और अभिव्यक्ति का आधार बनती है। यानी कि ये लैंग्वेज जो है एक फाउंडेशन होती है कि इंसान कैसे सोचेगा, कैसे समझेगा चीज़ों को और कैसे एक्सप्रेस करेगा, उसका एक बेस बनती है। जब व्यक्ति किसी दूसरी या लक्ष्य भाषा को सीखता है तो मातृभाषा उसकी सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जब भी कोई पर्सन इस मदर टंग से हट के कोई और लैंग्वेज सीखता है, अपनी टारगेट लैंग्वेज सीखता है, तो उसमें मदर टंग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस लर्निंग प्रोसेस में। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में मातृभाषा एक सहायक माध्यम के रूप में कार्य करती है, क्योंकि जब भी हम कोई और लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी वजह से हमारी मदर टंग जो है एक सपोर्टिव रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम देखते हैं मातृभाषा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ मदर टंग। सबसे पहला है स्वाभाविक रूप से सिखाई गई भाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक बिना औपचारिक शिक्षा के घर परिवार से सीखता है, यानी कि नेचुरली एक्वायर्ड लैंग्वेज। मदर टंग जो है एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो बच्चा नेचुरली गेन करता है, ठीक है, और इसको लर्न करता है बच्चा नेचुरली अपने घर से, अपनी फैमिली से, बिना किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के, यानी कि बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, कि उसको ऐसा नहीं है कि स्कूल्स भेजकर या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में भेजकर ये भाषा सिखाई जाती है, बल्कि इसे बच्चा नेचुरली अपने घर पे अपने परिवार से सीखता है। दूसरा, भावनात्मक जुड़ाव। मातृभाषा से व्यक्ति का भावनात्मक संबंध होता है जिससे अभिव्यक्ति सहज होती है। यानी कि मदर टंग में एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। हर पर्सन जो है अपनी मदर टंग से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन फील करता है, और किसी भी मदर टंग में वो जब अपने एक्सप्रेशन को फील करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और एफर्टलेस होते हैं। अब हम देखते हैं लक्ष्य भाषा क्या होती है, टारगेट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लक्ष्य भाषा वह भाषा होती है जिसे व्यक्ति शिक्षा, संप्रेषण या व्यावसायिक उद्देश्य के बाद में सीखता है। यानी कि द टारगेट लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट द पर्सन लर्न्स लेटर फॉर एजुकेशनल, कम्युनिकेटिव और प्रोफेशनल पर्पस। यानी कि किसी पर्पस से जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे वो हमारी एजुकेशन पर्पस से हो, चाहे वो हमारी कम्युनिकेशन के पर्पस से हो, या हमारी ऑफिस वर्क के लिए हो, तो वो लैंग्वेज हमारी टारगेट लैंग्वेज कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषाई विद्यार्थी के लिए अंग्रेज़ी लक्ष्य भाषा हो सकती है, यानी कि जो हिंदी स्पीकिंग बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश जो है टारगेट लैंग्वेज हो सकती है उनके लिए। अब हम देखेंगे कि लक्ष्य भाषा के अधिगम में मातृभाषा की भूमिका क्या होती है। जब हम ये टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें मदर टंग का क्या रोल रहता है। सबसे पहला, आधार प्रदान करती है। मातृभाषा लक्ष्य सीखने के लिए एक बुनियादी आधार तैयार करती है, यानी कि एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है बच्चे को। मदर टंग जो है बच्चे के अंदर एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर देती है कि किसी भी नॉलेज को सीखने के लिए जो उसके अंदर कैपेबिलिटी चाहिए वो मदर टंग उसके अंदर लेकर आती है। दूसरा, अर्थ समझने में सहायक। नई भाषा के शब्दों और वाक्यों का अर्थ मातृभाषा के माध्यम से सरलता से समझा जा सकते हैं। यानी कि
हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। जब भी हम कोई टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं और उसमें कोई नया वर्ड आता है या नया कोई सेंटेंस आता है जो हमें समझ नहीं आता है, तो उस टारगेट लैंग्वेज की इस नए वर्ड्स को जो है हम हमारी मदर टंग में समझते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तीसरा है आत्मविश्वास में वृद्धि। मातृभाषा के सहारे लक्ष्य भाषा सीखने में विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी कि जब हम मदर टंग के सहारा लेकर कोई टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि कोई वर्ड अगर हमें नहीं समझ आ रहा है तो हम अपना हमारी मदर टंग में सीखते हैं, तो इसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ये कह सकते हैं जब हम टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें मदर टंग जो है एक सपोर्ट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से जो लर्नर होता है उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आगे है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि मातृभाषा से विकसित सोचने की क्षमता लक्ष्य भाषा सीखने में मदद करती है। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द थिंकिंग स्किल्स डेवलप्ड थ्रू द मदर टंग हेल्प इन लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज। यानी कि मदर टंग सीखते हुए बच्चे के अंदर थिंकिंग स्किल्स डेवलपमेंट हो जाती है, कि मदर टंग की वजह से बच्चे के अंदर जो थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो रखी होती हैं वो टारगेट लैंग्वेज सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आगे है तुलना और अंतरण, यानी कि मातृभाषा और लक्ष्य भाषा की संरचनाओं की तुलना से अधिगम सरल होता है। यानी कि कंपैरिजन एंड ट्रांसफ़र, जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके बीच में दोनों लैंग्वेज का कंपैरिजन करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है। इसके वजह से जो लर्नर होता है उसको लर्निंग में ईजी रहता है। अगला है शैक्षिक दृष्टि से महत्व, यानी कि एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहला बाल केंद्रित शिक्षा। मातृभाषा आधारित शिक्षण बालक के अनुकूल होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, द टीचिंग बेस्ड ऑन द मदर टंग इज चाइल्ड फ्रेंडली एंड लर्नर ओरिएंटेड। यानी कि कोई भी लैंग्वेज अगर मदर टंग इन्वॉल्व करके सिखाई जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे की जो लर्नर पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अपनी मदर टंग से बच्चा जो है वो रिलेट कर पाता है और कम्फर्ट फील करता है। आगे है सीखने की गति में वृद्धि। मातृभाषा के प्रयोग से लक्ष्य भाषा का अधिगम तेज और स्थायी होता है। यानी कि जब हम मदर टंग को इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी वजह से हमारी लर्निंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। मदर टंग के यूज़ की वजह से कोई भी लैंग्वेज सीखने में हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि कोई वर्ड नहीं समझ आएगा तो हम उसको मदर टंग में समझेंगे। मदर टंग जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डीपली उसकी मीनिंग बता देगी, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन क्या आएगा कि कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि मातृभाषा व्यक्ति की भाषा के अधिगम की नींव होती है। यानी कि जब भी कोई हम टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें मदर टंग जो है एक बेस बनती है, उसी के बेस पर हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं। लक्ष्य भाषा सीखने की प्रक्रिया में मातृभाषा एक सहायक और प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करती है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में मदर टंग जो है वो एक सपोर्टिव और इफेक्टिव रोल प्ले करती है। मातृभाषा और लक्ष्य भाषा के बीच संतुलित प्रयोग से भाषा अधिगम अधिक सरल और सार्थक और सफल बनती है। यानी कि बैलेंस्ड यूज ऑफ मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज मेक्स लैंग्वेज एक्विजिशन सिंपल, मोर मीनिंगफुल एंड मोर सक्सेसफुल। यानी कि जब भी हम कोई टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं उसमें हम मदर टंग को जब बैलेंस तरीके से यूज़ करते हैं कि जहाँ समझ नहीं आए वहाँ मदर टंग का यूज़ करके हमने समझ लिया, तो उसकी वजह से लर्निंग प्रोसेस सिंपल, काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल और सक्सेसफुल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम के संदर्भ में पढ़ने का क्या महत्व है। आप विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से परे जाकर पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। यानी कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग के प्रोसेस में रीडिंग का क्या महत्व रहता है वो हमें बताना है। और किसी भी स्टूडेंट को जो है आप टेक्स्ट बुक यानी कि एकेडमिक बुक से हटके जो नॉर्मल बुक्स होती है उनको पढ़ने में कैसे मोटिवेट करेंगे, उदाहरण के साथ हमें बताना है। अथवा का सवाल है हमारा, भाषा अधिगम के पठन में भाषा कौशल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों में स्वैच्छिक पठन की रुचि विकसित करने के लिए उपाय बताइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रीडिंग स्किल इन लैंग्वेज एक्विजिशन। डिस्कस द मेथड ऑफ डेवलपिंग इंटरेस्ट इन वॉलंटरी रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स विद एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारा परिचय आएगा, इंट्रोडक्शन। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में पठन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। यानी कि रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। किसी भी भाषा को सीखने में जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है। ठीक है, पठन के माध्यम से विद्यार्थी न केवल कोई जानकारी प्राप्त करता है बल्कि उसकी भाषा संबंधी समझ, शब्दावली और अभिव्यक्ति क्षमता का भी विकसित होता है। यानी कि जो बच्चा रीडिंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई न्यू नॉलेज ही प्रोवाइड हो रही हो, बल्कि इसके साथ साथ जब बच्चा रीडिंग करता है तो उसकी वजह से किसी भी लैंग्वेज को समझने में उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी वोकैबुलरी एनहेंस होती है और किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी होती है वो भी डेवलप होती है। भाषा को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ पाठ्येतर पठन भी आवश्यक है। यानी कि लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली लर्न करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक का होना इनफ नहीं होता, बच्चे को टेक्स्ट बुक से हटकर जो एक्स्ट्रा टेक्सचुअल रीडिंग होती है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पठन भाषा अधिगम की सशक्त, स्थायी और रुचिकर बनाता है। यानी कि रीडिंग जो है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने में स्ट्रॉन्ग बनाती है, लास्टिंग बनाती है और उसको सीखने के लिए इंटरेस्टिंग बनाती है।
अब हम देखते हैं कैसे भाषा सीखने में पठन का महत्व क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं उसमें रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, शब्दावली का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी। पठन से नए नए शब्द से परिचय होता है जिससे शब्द भंडार समृद्ध होता है। यानी कि जब हम कोई भी रीडिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमें न्यू वर्ड्स देखने को मिलते हैं और उन न्यू वर्ड्स को जब हम जानते हैं तो हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है भाषा संरचना की समझ। वाक्य रचना, व्याकरण और शैली का स्वाभाविक ज्ञान पठन से विकसित होता है। यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग की वजह से हमें पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या ग्रामेटिकल रूल्स यूज़ किए गए हैं और किसी भी एक सेंटेंस को हम कितने स्टाइल्स में बता सकते हैं। उसकी वजह से हमारी जो रीडिंग की वजह से हमारे अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तीसरा है समझने की क्षमता का विकास। नियमित पठन से विद्यार्थियों का पाठ बोध क्षमता बढ़ती है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन स्किल। जब हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग की वजह से हमारी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। चौथा है अभिव्यक्ति कौशल में सुधार। जो विद्यार्थी अधिक पढ़ते हैं वे बेहतर ढंग से लिख और बोल पाते हैं, यानी कि हमारी एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो भी बच्चा ज़्यादा रीड करता है, सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि टेक्स्ट बुक से हट के भी बुक्स को रीड करता है, तो उसकी वजह से उसकी लिखने की और बोलने काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अगला है बौद्धिक और भावनात्मक विकास। कहानियाँ, साहित्य, लेख विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। यानी कि रीडिंग की वजह से क्या होता है, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा स्टोरीज़ को रीड करता है, लिटरेचर को पढ़ता है, कोई भी आर्टिकल रीड करता है, तो उसकी वजह से बच्चे की जो इमेजिनेशन होती है और सेंसिटिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं पाठ्य पुस्तकों से परे पठन का महत्व। यानी कि टेक्स्ट बुक से हट के जब हम रीडिंग करेंगे तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। सबसे पहला है पाठ्य पुस्तकें सीमित विषय वस्तु प्रदान करती है, जबकि पाठ्येतर पठन से व्यापक दृष्टिकोण विकसित होता है। यानी कि टेक्स्ट बुक प्रोवाइड लिमिटेड कंटेंट वेयरएज एक्स्ट्रा टेक्सचुअल रीडिंग हेल्प्स डेवलप अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। यानी कि जब हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक जो हमारी अकेडमिक बुक्स होती हैं उनको रीडिंग करते हैं तो रीडिंग उनमें क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कंटेंट ही प्रोवाइड होता है। और वहीं जब हम एक्स्ट्रा टेक्सचुअल बुकों को पढ़ते हैं तो हमें जो है ब्रॉड लेवल पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारी जो ओपिनियंस होते हैं, हमारी जो व्यूज़ होते हैं वो ब्रॉड लेवल पर हमारे डेवलप होते हैं। उदाहरण के रूप में हमें बताए उपन्यास, बाल साहित्य, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आत्मकथा। तो रीडिंग से हटके, एकेडमिक रीडिंग से हटके हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। एग्जाम्पल्स बताए हैं, नॉवेल्स हो गया, चिल्ड्रंस लिटरेचर हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफीज़। अब हम बताएंगे कि विद्यार्थियों में स्वैच्छिक पठन की रुचि कैसे विकसित करते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर वॉलंटरी रीडिंग कैसे हम मोटिवेट करेंगे वो हमने बताना है। सबसे पहले हमारा रुचि आधारित पुस्तकों का चयन। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराना। सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड बुक, यानी कि बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें बुक्स प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी उनके अंदर जो है रीड करने की इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। दूसरा है पुस्तकालय का प्रभावी उपयोग। विद्यालय में आकर्षक और सुलभ पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इफेक्टिव यूज़ ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मैनर में अरेंज होनी चाहिए जिससे कि एक्सेस काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। तीसरा है पठन कोना। कक्षा में पठन के लिए विशेष स्थान होना चाहिए। रीडिंग कॉर्नर होना चाहिए क्लासेस में, जिसकी वजह से जो भी बच्चा रीडिंग में इंटरेस्ट रखता है वो अपना एक कोने में बैठ के या के अपना उसका एक पर्सनल अलग स्पेस होना चाहिए रीडिंग के लिए। अगला है हमारा शिक्षक द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करना। जब शिक्षक स्वयं पढ़ने की आदत दिखाते हैं तो विद्यार्थी प्रेरित होते हैं। यानी कि टीचर्स को एक रोल मॉडल का रोल प्ले करना चाहिए, जिसकी वजह से टीचर्स जो है वो बच्चों को ऐसा सिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि रीडिंग हैबिट्स उनके अंदर भी है, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। अगला है चर्चा और साझा अनुभव। पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा करने से पठन में रुचि बढ़ती है। यानी कि जो बच्चे रीडिंग करते हैं उनके बाद उनका जो फीडबैक होता है, उनकी जो भी एक्सपीरियंस होता है वो हमें डिस्कस करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है रीडिंग का। अगला है डिजिटल पठन सामग्री का उपयोग। ई बुक्स और ऑनलाइन लेखों का नियंत्रण उपयोग। आज के टाइम पे डिजिटली इतना सब कुछ इंक्रीज़ हो चुका है, तो इसीलिए हमें जो बुक्स होती हैं टेक्स्ट बुक से हटके हमें ऑनलाइन आर्टिकल्स प्रोवाइड करनी चाहिए। निष्कर्ष आता है हमारा कंक्लूजन। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पठन भाषा अधिगम की आधारशील है। रीडिंग की वजह से जो है लर्निंग लैंग्वेज का एक बेस बनता है। पठन से भाषा की समझ, अभिव्यक्ति और रचनात्मक का विकास होता है। रीडिंग की वजह से कोई भी लैंग्वेज सीखने में काफ़ी ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती है, उसको एक्सप्रेस करना ईजी हो जाता है और क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है। यदि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर स्वैच्छिक पठन के लिए प्रेरित किया जाए तो भाषा अधिगम अधिक प्रभावी
आनंददायक और स्थायी बन सकती है। यानी कि जब हम बच्चे को एनकरेज करेंगे कि वो टेक्स्ट बुक से हट के वॉलेंट्री रीडिंग्स करें, यानी कि खुद से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रीडिंग करेंगे, तो उसकी वजह से कोई भी लैंग्वेज सीखना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, इंजॉयबल हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भाषा अर्जन पर चॉम्स्की के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए और वर्तमान काल में भाषा शिक्षकों के लिए उनके विचारों की प्रासंगिकता पर विस्तार कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि किसी भी लैंग्वेज को लर्निंग के ऊपर चॉम्स्की के क्या पर्सपेक्टिव है वो हमें बताना है, और उनके आइडियाज़ लैंग्वेज टीचर पर क्या रेलिवेंस रखते हैं वो हमें बताना है। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम पर चॉम्स्की के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सल ग्रामर, उसका विचार का भाषा शिक्षण में उपयोगिता एवं सीमाओं बतानी है। यानी कि हमें जो है चॉम्स्की की लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के बारे में बताना है और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सल ग्रामर, उसके क्या पॉजिटिव व्यूज़ हैं और उसकी क्या लिमिटेशंस है वो हमें बताना है। सबसे पहले हमारा परिचय आता है कि इंट्रोडक्शन क्या रहेगा हमारा। भाषा अधिगम के क्षेत्र में अमेरिकी भाषाविद नॉम चॉम्स्की का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं नॉम चॉम्स्की, उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन के फील्ड में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने भाषा अधिगम को केवल अनुकरण और अभ्यास प्रक्रिया ना मानकर उसे एक जनजात मानसिक क्षमता बताई। यानी कि उन्होंने ये कहा कि लैंग्वेज लर्निंग जो है सिर्फ और सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट का प्रोसेस नहीं है कि बच्चे को बताया और उसने याद कर लिया, नहीं। लैंग्वेज लर्निंग जो है एक इनिटेट मेंटल कैपेसिटी है, यानी कि बच्चे के अंदर ये नेचुरली कैपेसिटी होती है। बच्चा जब बर्थ करता है तो उसके अंदर नेचुरली ये कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर सकता है। तो चॉम्स्की का सिद्धांत व्यवहारिकवाद दृष्टिकोण के विपरीत है और यह मानता है कि प्रत्येक मानव में भाषा सीखने की एक अंतर्निहित क्षमता होती है। उनके विचार पर आज भी भाषा शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक हैं। यानी कि चॉम्स्की की जो थ्योरी है उनकी थ्योरी बिहेवियरिस्ट अप्रोच के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट अप्रोच ये कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो कोई भी लैंग्वेज नेचुरली नहीं सीख सकता है, जबकि चॉम्स्की का कहना है कि लैंग्वेज लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वो बच्चा बाई बर्थ ही एनहेंस करके आता है। ठीक है, तो उनका कहना है कि हर ह्यूमन के अंदर ये एबिलिटी होती है, वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। उनके आइडियाज़ आज भी लैंग्वेज लर्निंग की कैपेसिटी में जो है रेलिवेंट हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भाषा अर्जन पर चॉम्स्की का दृष्टिकोण कि किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करना, लर्न करने के ऊपर चॉम्स्की के क्या पर्सपेक्टिव हैं। सबसे पहला है जन्मजात भाषा क्षमता, यानी कि इनेट लैंग्वेज एबिलिटी। चॉम्स्की के अनुसार बालक जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता लेकर आता है। वह भाषा को केवल सुनकर और सीमित उदाहरणों से भी सीख सकता है, क्योंकि चॉम्स्की का ये कहना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोई भी लैंग्वेज को लर्न करने की कैपेसिटी जन्म से ही लेकर आता है। वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है सिर्फ और सिर्फ सुनकर और कुछ एग्जाम्पल से ही। दूसरा उनका ये कहना है कि भाषा अर्जन उपकरण, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उन्होंने यह अवधारणा दी कि मानव मस्तिष्क में एक ऐसा विशेष होता है जिसे उन्होंने LAD का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो भाषा के नियमों को समझने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि हर ह्यूमन के अंदर एक ऐसा डिवाइस होता है जो उसको कोई भी लैंग्वेज के रूल्स को समझने में हेल्पफुल होता है, और वो डिवाइस क्या होता है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगला है व्यवहारवाद की आलोचना, यानी कि क्रिटिको बिहेवियरिज्म। चॉम्स्की ने यह सिद्ध किया कि केवल अनुकरण, अभ्यास और प्रोत्साहन से भाषा अधिगम संभव नहीं है, क्योंकि बच्चा कई ऐसे वाक्य बोल देता है जो उसने पहले कभी सुने नहीं होते। उन्होंने कहा कि इमिटेशन, यानी कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ कॉपी करके, प्रैक्टिस करके, रेनफोर्समेंट यानी कि अवार्ड से जो है कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखता। बच्चा जो है कोई कभी कभार ऐसे सेंटेंसेस बोल जाता है जो उसने पहले कभी सुने भी नहीं होते। अब हम देखते हैं चॉम्स्की ने जो अपनी थ्योरी दी थी यूनिवर्सल ग्रामर, वो क्या कहती है। यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर के आशय उन सामान्य व्याकरण सिद्धांतों से है जो संसार के सभी भाषाओं में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब उन ग्रामेटिकल प्रिंसिपल से है जो हमें हर लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है। दूसरा, भाषा संरचना की समता। चॉम्स्की के अनुसार भाषाओं की गहरी संरचना समान होती है, केवल सतही संरचना अलग अलग होती है। चॉम्स्की का यूनिवर्सल ग्रामर ये कहता है कि जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है हर लैंग्वेज का, वो मोस्ट रूप से जो है काफ़ी ज़्यादा सेम ही होता है, बस उसका जो आउटर सरफेस होता है वो हमें अलग देखने को मिलता है। जैसे कि उदाहरण उन्होंने दिया, हर भाषा में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, हमें हर भाषा में जो है ये देखने को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है, तो हर लैंग्वेज में ऐसे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये देखते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर की जो है उपयोगिताएं क्या हैं, कि इसके अच्छे पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला, बाल केंद्रित भाषा शिक्षण, यानी कि ये चाइल्ड सेंटर लैंग्वेज टीचिंग है। शिक्षक को यह समझना कि विद्यार्थी में भाषा सीखने की स्वाभाविक क्षमता है। टीचर शुड अंडरस्टैंड दैट लर्नर्स हैव अ नेचुरल कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर के अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि टीचर्स को ये समझना चाहिए कि कोई भी बच्चा हो उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, और ये कैपेसिटी उसने कहीं से गेन नहीं करी है, बल्कि ये कैपेसिटी उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है। दूसरा है अर्थपूर्ण भाषा प्रयोग पर बल, यानी कि फोकस ऑन मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज। व्याकरण रटाने के बजाय भाषा के प्रयोग पर जोर देना चाहिए। इनका ये कहना है कि कोई भी लैंग्वेज जब हम सिखाते हैं तो उसमें बच्चे को मीनिंग बताना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है।
ठीक है, बच्चे को अच्छे से मीनिंग ही समझा देना चाहिए, जिससे की वजह से उसको रट्टाफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो इन्होंने रट्टाफिकेशन की बजाय बच्चे को अच्छे से समझाने पर जोर दिया है। रचनात्मक भाषा का प्रयोग यानी कि क्रिएटिव लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। बच्चे को जो है नए वाक्य बनाने का अवसर देना चाहिए। जब बच्चा न्यू सेंटेंसेस बनाएगा इंडिपेंडेंटली, तो उसकी वजह से उसके जो आइडियाज़ हैं और उसने कितनी क्या लैंग्वेज सीखी है, वो सारी जो है विजिबल होगी। अगला है त्रुटियों का स्वाभाविक मानना। भाषा सीखते समय कई गलतियां अधिगम का प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। यानी कि जब कोई भी लैंग्वेज बच्चा सीखता है, अगर वो गलतियां कर रहा है तो गलतियां करने का मतलब है वो सीख रहा है, ठीक है, क्योंकि गलतियों को सीखने का माना जाता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि गलतियां अगर बनती हैं तो बच्चे को जो है वो लर्निंग का ही पार्ट है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान काल में भाषा शिक्षकों के चॉम्स्की के विचारों की प्रासंगिकता, यानी कि चॉम्स्की के जो आइडियाज़ हैं वो आज भी रेलिवेंट है या नहीं है, वो देखते हैं। सबसे पहला सक्रिय अधिगम का समर्थन, उन्होंने एक्टिव लर्निंग को सपोर्ट किया है। आज के संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में चॉम्स्की के विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यानी कि जो चॉम्स्की ने अपने आइडियाज़ दिए थे लर्निंग के ऊपर, उनके आइडियाज़ हमें आज भी कम्युनिकेशन में देखने को मिलते हैं। दूसरा, आत्मविश्वास में वृद्धि, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से बोलने और सीखने का अवसर दिया है। चॉम्स्की ने जो आइडिया बताया है कि बच्चे को जो है प्रैक्टिस और उसको न्यू सेंटेंसेस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो इसी वजह से बच्चा जो है स्पीक और राइट फ्रीली, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। बच्चा जो है बोल पाता है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी डर के वो लिख पाता है, जिसकी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। अगला है बहुभाषिक कक्षाओं में उपयोगिता, यानी कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का यूज़ करना चाहिए। यूनिवर्सल ग्रामर की अवधारणा बहुभाषिक प्रवेश में भाषा शिक्षण को सरल बनाती है। यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर में जब हम एक से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लैंग्वेज है पढ़ाना वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सल ग्रामर चॉम्स्की ने कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। सबसे पहला, सामाजिक परिवेश की उपेक्षा। उन्होंने सोशल कॉन्टेक्स्ट को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया है। उनका कहना है कि जो ट्रेडिशनली जो भी कल्चर चलता आ रहा था किसी भी लैंग्वेज को सिखाने में, उसको इन्होंने लेस इंपॉर्टेंस बताया है। तो चॉम्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की अपेक्षाकृत कम महत्व दिया है। दूसरा है, सभी शिक्षार्थियों का पर समान रूप से लागू नहीं। सभी विद्यार्थियों समान गति और भाषा से नहीं सीख पाते। जैसा कि उन्होंने कहा कि हर बच्चा नेचुरल कैपेबिलिटी लेकर आता है, बट हर बच्चे की जो लर्निंग स्पीड होती है वो तो सेम नहीं होती। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन क्या होगा। तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि भाषा अधिगम पर चॉम्स्की का सिद्धांत आधुनिक भाषा विज्ञान और भाषा शिक्षण की आधारशील है। यानी कि इट कैन बी सेड दैट चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजन फॉर्म्स अ फाउंडेशन पिलर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि चॉम्स्की ने जो अपने आइडियाज़ बताए हैं लैंग्वेज को लर्न करने में, वो आज की जो हम लैंग्वेज सीखते हैं या एक दूसरे को पढ़ाते हैं उसका एक बेस बनती हैं। उनकी यूनिवर्सल ग्रामर की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि भाषा सीखना मानव की जन्मजात क्षमता है। उन्होंने जो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया है उसकी वजह से ये सब हम सीख सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो उसके अंदर नेचुरली ये कैपेबिलिटी होती है कि कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। अगला है, हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी वर्तमान समय में भाषा शिक्षकों के चॉम्स्की के विचार अत्यंत उपयोगी, प्रेरणादायक और प्रासंगिक है। हालांकि हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल ग्रामर के जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस भी हैं, बट चॉम्स्की के आइडियाज़ हमें आज भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल, इंस्पायर करते हैं और रेलिवेंट हैं। अगला सवाल है हमारा, पठन का महत्व केवल अक्षरों को पहचानना या शब्दों और वाक्यों का जोर से पढ़ने में सक्षम होना नहीं है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। हमें बताना है, रीडिंग डज नॉट मीन मेयरली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लेटर्स और बीइंग एबल टू रीड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अलाउड। एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमें बताना है कि रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको शब्दों की जानकारी है, आप वर्ड्स को और सेंटेंसेस को ज़ोर से पढ़ रहे हो। तो इसके कंटेक्स्ट में हमें इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, पठन को केवल यांत्रिक कौशल मानना क्यों उचित नहीं है। अर्थबोध, चिंतन और अनुभव के संदर्भ में अपने विचार बताइए। हमें बताना है कि रीडिंग को अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्किल मानते हैं तो ये मानना क्यों सही नहीं है। हमें ये अपने आंसर को बताने कॉम्प्रीहेंशन, थिंकिंग और एक्सपीरियंस के बेस पर। सबसे पहले परिचय देते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा। पठन को सामान्यतः अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को पहचानने अथवा उनके जोर से पढ़ने की क्षमता के रूप में समझ लिया जाता है, किंतु यह अवधारणा पूर्ण रूप नहीं है। वास्तव में पठन एक जटिल और बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें अर्थबोध, चिंतन और अनुभव और प्रतिक्रिया भी शामिल होती हैं। यानी कि रीडिंग, जनरल लेवल पर रीडिंग को एक ऐसा माना जाता है कि आपको लेटर्स के बारे में पता है, आप सेंटेंस और वर्ड्स की जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानते हो। नहीं, रीडिंग जो है इसका एक्चुअल मतलब ये होता है, इसमें जो है हम ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है। रीडिंग में इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी हमारी इन्वॉल्व होती है, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन, रिफ्लेक्शन, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सेज इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए यह कहना उचित है कि पठन केवल यांत्रिक कौशल नहीं बल्कि एक सार्थक मानसिक और भावनात्मक गतिविधि है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रीडिंग को सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्किल नहीं मानना चाहिए, बल्कि रीडिंग जो है एक मीनिंगफुल मेंटल और इमोशनल एक्टिविटी है। हम देखते हैं पठन का अर्थ क्या होता है, रीडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। पठन का वास्तविक अर्थ पाठ को समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना, उसे अनुभव से जोड़ना है। यानी कि द रियल मीनिंग ऑफ रीडिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, ग्रैप्स इट्स मीनिंग एंड कनेक्ट इट विद वंस ऑन एक्सपीरियंस। यानी कि रीडिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जो भी आपने पढ़ा है उस टेक्स्ट को
आप अच्छे से समझो कि उसका मीनिंग क्या है और उसको जो है अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करो। तो केवल अक्षरों को पहचान लेना या शब्दों का सही उच्चारण के साथ पढ़ लेना पठन का पूर्ण प्रक्रिया नहीं है। यानी कि रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस कर रहे हो, बल्कि रीडिंग का प्रॉपर मतलब ये होता है कि आप उसकी मीनिंग को भी समझो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पठन को हम केवल यांत्रिक कौशल क्यों नहीं कह सकते, यानी कि रीडिंग को हम जो है मैकेनिकल स्किल क्यों नहीं कह सकते। तो सबसे पहला है अर्थबोध यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। पठन का मुख्य उद्देश्य पाठ का अर्थ समझना है। यदि विद्यार्थी शब्द पढ़ ले पर अर्थ ना समझ पाए तो पठन अधूरा रह जाता है। यानी कि जब प्राइमरी पर्पस ऑफ रीडिंग इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, इफ अ स्टूडेंट रीड वर्ड्स बट फेल्स टू ग्रैस्प देयर मीनिंग, रीडिंग रिमेन्स इनकम्प्लीट। यानी कि रीडिंग का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि वो आपको टेक्स्ट के बारे में बताएगी, टेक्स्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर बच्चा सिर्फ रीडिंग को पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब रीडिंग उसकी अधूरी है। उदाहरण के तौर पर कोई विद्यार्थी कहानी पढ़ रहा है लेकिन उसका कथानक और संदेश नहीं समझ रहा, तो वास्तविक पठन नहीं है। एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि कोई स्टूडेंट अगर वो कोई स्टोरी रीड आउट कर रहा है बट उसका उस स्टोरी का क्या एक्चुअल मीनिंग है, क्या मॉरल है, क्या मैसेज है, वो नहीं समझ रहा है, तो इसकी वजह से वो रियल रीडिंग नहीं है। दूसरा आता है चिंतन यानी कि रिफ्लेक्शन। पठन के दौरान पाठक सोचता है, प्रश्न करता है और निष्कर्ष निकालता है। यह प्रक्रिया मानसिक सक्रियता को दर्शाती है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंस ये आता है कि रीडिंग जो है रिफ्लेक्शन को इन्वॉल्व करती है, क्योंकि कोई भी अच्छा रीडर जब रीडिंग करता है तो वो टेक्स्ट को समझता है, उस पर सवाल उठाता है, उसके बारे में सोचता है और एक कंक्लूजन देखता है कि एक्चुअल में इन शॉर्ट ये स्टोरी क्या कहना चाहती है। इसकी वजह से जो है एक रीडर की मेंटल एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाती है। उदाहरण के रूप में कहानी पढ़ते समय पात्राओं के कार्य पर विचार करना। यानी कि कोई भी स्टोरी जब आप रीड आउट करते हो तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उसके एक्शंस को देखना भी क्या है, रीडिंग का ही पार्ट है। अगला है अनुभव से संबंधित यानी कि कनेक्शन विद एक्सपीरियंस। पाठक अपने जीवन अनुभवों को पढ़े गए पाठ से जोड़ता है, इससे पठन अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावी बनता है। यानी कि रीडर जो है जब भी कोई स्टोरी को रीड करते हैं तो वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से उसको रिलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो रीडिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव हो जाती है। एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि अंडरस्टैंडिंग लोकल सोशल इवेंट्स थ्रू अ स्टोरी अबाउट सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी में कोई भी इवेंट है, लाइक आप मूवीज़ वगैरह देखते हो तो उसमें जो है आप अपनी सोसाइटी से उसको कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारी रीडिंग का ही एक पार्ट है कि अपने एक्सपीरियंस से उसको कनेक्ट करना, किसी सामाजिक कहानी को पढ़कर अपने आसपास की घटनाओं को समझना। लास्ट है हमारा प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति यानी कि रिस्पॉन्स एंड एक्सप्रेशन। पठन के बाद पाठक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जैसे सहमति, असहमति या भावना। यह दर्शाता है कि पठन एक सक्रिय प्रक्रिया है। यानी कि रीडिंग आप लोगों ने की, बट रीडिंग के बाद अगर आप कोई रिएक्शन नहीं देते हो कि आप एग्री करते हो रीडिंग से, डिसएग्री करते हो, क्या आपके इमोशंस हैं, वो भी बताना एक रीडिंग का ही एक्टिव प्रोसेस का ही पार्ट है। अब हम देखेंगे रीडिंग का कोई भी लैंग्वेज लर्निंग में क्या रोल रहता है। भाषा अधिगम में पठन की क्या भूमिका होती है। सबसे पहली होती है भाषा की समझ का विकास। यानी कि रीडिंग क्या करती है, हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है। पठन से शब्दावली, वाक्य संरचना और भाषा शैली का विकास होता है। यानी कि रीडिंग हमारी लैंग्वेज लर्निंग में अंडरस्टैंडिंग को कैसे इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग की वजह से हमारी वोकेबुलरी इंक्रीज़ होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें समझ आती है कि सेंटेंस कैसे कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और लैंग्वेज स्टाइल हमें समझ आता है। दूसरा है रीडिंग क्या करती है, रचनात्मक विकास का भी डेवलपमेंट करती है, यानी कि क्रिएटिविटी को हमारी इंक्रीज़ करती है। अच्छा पठन कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच को बढ़ाते हैं। जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग की वजह से हमारी इमेजिनेशन इंक्रीज़ हो जाती है, हम क्रिएटिव सोच पाते हैं। तीसरा है आलोचनात्मक दृष्टि का निर्माण, यानी कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है रीडिंग की वजह से। पठन से विद्यार्थी किसी विषय को गहराई से समझना सीखता है। जैसे कि हमने देखा कि हम कोई भी अच्छी रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के बाद हमें उस स्टोरी के बारे में सोचना चाहिए, उसको रिलेट करना चाहिए, वो सही है गलत है। तो इसकी वजह से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी लैंग्वेज जब हम लर्न करते हैं तो वो उसमें ईजी होता है। निष्कर्ष है हमारा, कंक्लूजन क्या आएगा वो देखते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पठन केवल अक्षरों को पहचानने और शब्दों को जोर से पढ़ने की यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक अर्थपूर्ण, चिंतनशील और अनुभव आधारित प्रक्रिया है। यानी कि रीडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्किल नहीं है, बल्कि रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप उसमें मीनिंग देखो, उसके रिफ्लेक्ट करो, यानी कि उसमें अपना फीडबैक प्रोवाइड करो, अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करो। सही अर्थों में पठन वही है जिसमें पाठक अर्थ समझे, उस पर विचार करे, उसे अपने जीवन से जोड़े। यदि इस दृष्टि से पठन भाषा अधिगम और बौद्धिक विकास का एक अनिवार्य और सशक्त माध्यम है। यानी कि ट्रू रीडिंग इज दैट इन विच द रीडर अंडरस्टैंड द मीनिंग, रिफ्लेक्ट्स अपॉन इट एंड रिलेट्स टू इट टू देयर लाइफ। यानी कि एक अच्छी रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप मीनिंग को समझो, अपनी लाइफ से रिलेट करो और उसके
ऊपर अपने ओपिनियन को बताऊं। इस पर्सपेक्टिव से हम ये कह सकते हैं रीडिंग एक असेंशियल पार्ट है जब भी हम कोई लैंग्वेज लर्न करते हैं और अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 में भाषा शिक्षा की क्या सिफारिशें हैं। इस कथन पर कुछ प्रकाश डालें। वहीं भारतीय शिक्षा प्रणाली में कितना कारगर रहा है वो हमें बताना है। यानी कि एनसीएफ और एनईपी ने क्या रिकमेंडेशंस दी है लैंग्वेज एजुकेशन के ऊपर वो हमें बताना है, और ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर कितना रेलिवेंट है, उसके क्या इफेक्टिव रहे हैं वो हमें बताना। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षण से संबंधी प्रमुख प्रावधान का वर्णन कीजिए। भारतीय संदर्भ में इनकी उपयोगिता और पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। यानी डिस्क्राइब द की वर्ड प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज टीचिंग इन एनसीएफ 2005 एंड एनईपी 2020। क्रिटिकली कमेंट ऑन देयर यूजफुलनेस इन इंडियन कंटेक्स्ट। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होगा। भारत जैसे बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक देश में भाषा शिक्षा का विशेष महत्व है। यानी कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो किया जाता है, तो उसमें लैंग्वेज एजुकेशन के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर नीतियाँ बनाई गई हैं। यानी कि इसी एजुकेशन की क्वालिटी और इक्विटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें टाइम टू टाइम जो है नेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों में भाषा शिक्षण को केंद्र में रखा, और इसका उद्देश्य भाषा को केवल विषय न मानकर सीखने का माध्यम बनाना है। यानी कि चाहे एनसीएफ हो या एनईपी हो, इनका जो है मेन एम ये था कि लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में ना देखें, बल्कि लैंग्वेज को एक मीडियम ऑफ लर्निंग के रूप में देखा जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनसीएफ 2005 ने क्या सिफारिशें दी थी। एनसीएफ 2005 ने क्या रिकमेंडेशन दी थी लैंग्वेज एजुकेशन के ऊपर। सबसे पहला इन्होंने कहा था कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि अर्ली एजुकेशन इन मदर टंग, यानी कि जो बिगनिंग लेवल पर एजुकेशन होती है वो बच्चे को मदर टंग में करानी चाहिए। एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा पर बल दिया। यानी कि बच्चे को जो अर्ली स्टेज पर एजुकेशन दी जाती है वो मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। इनकी रिकमेंडेशन ये थी। दूसरे उनके रिकमेंडेशन ये थी बहुभाषिकता का समर्थन, यानी कि उन्होंने मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट किया था। विद्यालयों में एक से अधिक भाषाएं सिखाने के अवसर प्रदान करने की बात की गई है। इन्होंने कहा कि स्कूल्स में जो है एक से ज़्यादा लैंग्वेज बच्चे को सिखानी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा भाषा को संप्रेषण का माध्यम मानना, यानी कि लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानना। भाषा को केवल व्याकरण तक सीमित ना रखकर बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने पर भी बल देना चाहिए। यानी कि उनका कहना था जब भी कोई लैंग्वेज सिखाई जाती है तो सिर्फ और सिर्फ उसका ग्रामर पोर्शन नहीं सिखाना चाहिए कि ग्रामर से शुरू होगी तो ग्रामर पर ही खत्म होगी लैंग्वेज, बल्कि ग्रामर से हटके उसके साथ साथ किसी भी लैंग्वेज को सुनना, समझना, बोलना, रीड करना, राइट करना भी सिखाना चाहिए। फोर्थ उन्होंने कहा रटन प्रणाली का विरोध। उन्होंने रोट लर्निंग यानी कि रट्टाफिकेशन को अपोज किया। भाषा शिक्षण में समझ, अभिव्यक्ति और रचनात्मक को महत्व दिया। इन्होंने कहा कि रट्टाफिकेशन को हटाकर बच्चे को जो है ऐसी लैंग्वेज सिखानी चाहिए जिसमें वो उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो, एक्सप्रेशन इंक्रीज़ हो, उसकी क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब हम देखेंगे एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भाषा के ऊपर क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा में शिक्षा। इन्होंने भी यही कहा कि जो एजुकेशन है वो मदर टंग यानी कि लोकल लैंग्वेज में सिखानी चाहिए। एनईपी 2020 में जो आई थी उन्होंने कहा कि क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को जो लैंग्वेज एजुकेशन देनी चाहिए वो मातृभाषा में सिखानी चाहिए। क्लास 5 से लेकर क्लास 8 के बच्चों को जो टीचिंग होती है वो किस लैंग्वेज में करानी चाहिए, मदर टंग। दूसरी एनईपी की रिकमेंडेशन थी 3 भाषा सूत्र में लचीलापन। इन्होंने कहा कि जो एक फॉर्मेट है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसमें इन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज के अलावा भी उन्हें और ज़्यादा ऑप्शंस देने चाहिए लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा। इन्होंने जो इंडियन लैंग्वेजेस थी हमारी संस्कृत, प्राकृतिक और जो दूसरी भाषाएं थी उनको प्रिजर्व करने पर इन्होंने ध्यान दिया कि उनका विकास भी करना चाहिए और उनको संरक्षण भी हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको डेवलपमेंट करना चाहिए और उनका प्रिजर्वेशन करना चाहिए हमने। फोर्थ रिकमेंडेशन ये थी बहुभाषिकता क्षमता का विकास। इन्होंने कहा मल्टीलिंगुअल स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। विद्यार्थी में एक से अधिक भाषाएं सीखने की क्षमता विकसित करना, यानी कि बच्चे के अंदर जो है हमें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखने की कैपेबिलिटी को एनकरेज करना चाहिए। फिफ्थ रिकमेंडेशन उनकी ये थी भाषा को कौशल से जोड़ना, यानी कि लैंग्वेज को एक स्किल मानना चाहिए, ठीक है। भाषा शिक्षा को व्यवहारिक जीवन और रोजगार से जोड़ने का पहल। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज को जो है हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ और एम्प्लॉयबिलिटी से कनेक्ट करनी चाहिए।
अब हम देखते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली में इन सारी रिकमेंडेशंस के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। पहला है सीखने में सरलता, यानी कि ईज़ ऑफ लर्निंग। हमारी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस रही। कैसे? मातृभाषा में शिक्षा से बालक की समझ और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब किसी भी बच्चे को कोई भी एजुकेशन उसकी मदर टंग में दी जाती है तो उसकी वजह से उसकी कॉम्प्रिहेंशन और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था समानता और समावेशिता, यानी कि इक्विटी और इंक्लूजन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। ग्रामीण और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को समान अवसर मिलता है जब हम मदर टंग में लैंग्वेज सिखाते हैं। तीसरा पॉजिटिव व्यू ये था सांस्कृतिक संरक्षण, यानी कि हमारा कल्चर प्रिजर्व होता है। भारतीय भाषा और संस्कृति को संरक्षण करने में सहायता होती है। जब मदर टंग में हम सिखाएंगे तो मदर टंग हमारी इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन कल्चर ही आएगा जो कि हमारा प्रिजर्व होगा। अब हम देखेंगे कि इनकी जो रिकमेंडेशंस थी उनके लिमिटेशंस क्या थी, उनकी क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं। पहला, शिक्षकों की कमी। सभी भाषाओं में परिचित शिक्षक उपलब्ध नहीं है। सबसे पहला क्रिटिक ये किया जाता है, उसकी लिमिटेशन ये थी कि टीचर्स हमारे पास कम थे। ठीक है, जैसे कि हर लैंग्वेज इन्होंने कहा कि हर लैंग्वेज सिखानी चाहिए, बट उसके लिए हर टीचर, ट्रेन टीचर भी तो अवेलेबल होने चाहिए जो कि हमारे पास नहीं थे। दूसरा, संसाधनों का अभाव, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज भी कम थे। पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री सभी भाषाओं में उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण था। यानी कि जैसे कि हम सारी लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं तो जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी तो हर लैंग्वेज में अवेलेबल होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं था। तीसरा, कार्यान्वयन की कठिनाई, यानी कि जो ये रिकमेंडेशंस थे उनके जो सॉल्यूशंस थे उनको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस आए। नीतियाँ प्रभावी तभी होंगी जब उन्हें सही ढंग से लागू किया जाए, तो इसीलिए इम्प्लीमेंट करने में भी चैलेंजेस आए। अब निष्कर्ष आता है हमारा कंक्लूजन कि यह कहा जा सकता है कि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के लिए कई सिफारिशें भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, व्यावहारिक और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एनसीएफ है और एनईपी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी लैंग्वेज एजुकेशन के ऊपर, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने रखा हमारे इंडियन एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाने में, प्रैक्टिकल बनाने में और इफेक्टिव बनाने में। यदि इन नीतियों को उचित संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों और सुदृढ़ कार्यान्वयन के साथ लागू किया जाए तो ये भारतीय बहुभाषिक पहचान को सशक्त बनाने में अत्यंत कारगर होंगी। यानी कि ये जो भी रिकमेंडेशंस इन्होंने दी, अगर हम इन रिकमेंडेशंस को अच्छे से फॉलो करेंगे विद इनफ रिसोर्सेज, ट्रेन टीचर्स के साथ और प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ अगर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारे इंडिया की मल्टीलिंगुअल डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बहुभाषी किसे कहा जा सकता है, यानी कि मल्टीलिंगुअल कौन कहलाता है। और भाषा शिक्षक बहुभाषिकता की कक्षा में प्रभावशाली संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग कर सकता है वो हमें बताना है। यानी कि इस मल्टीलिंगुअलिज्म कॉन्सेप्ट को किसी भी क्लासरूम में हम एज अ सोर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमें विद एग्जाम्पल बताना है। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म कॉन्सेप्ट को हमें बताना है क्या होता है और भाषा शिक्षा में एक शैक्षिक संसाधन के रूप में प्रयोग करने के तरीकों को उदाहरण सहित बताइए। यानी कि हमें बताना है कि इस मल्टीलिंगुअलिज्म कॉन्सेप्ट को हम जो है एजुकेशन में एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले परिचय देखते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा। भारत एक बहुभाषिक देश है जहां अधिकांश लोग एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एज वी नो, इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहां पे अलग अलग पर्सन जो है अलग अलग एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में बहुभाषिकता को एक चुनौती के बजाय एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसी के कंटेक्स्ट में जो हमारा कॉन्सेप्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म, इसको हमें चैलेंज नहीं देखना चाहिए कि हर पर्सन अलग अलग लैंग्वेजेस बोलता है, बल्कि उसको हमें एज अ सोर्स के रूप में देखना चाहिए। भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को सीखने की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन सकता है, क्योंकि ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म कॉन्सेप्ट है ये हमारी लर्निंग प्रोसेस में एक हमारे नॉलेज को एनहेंस करने में, कनेक्ट करने में और एक्सपीरियंस करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। भाषा शिक्षक यदि बहुभाषिकता का सही उपयोग करें तो कक्षा अधिक सहभागितापूर्ण और अर्थपूर्ण बन सकती है। यानी कि अगर हम लैंग्वेज टीचर में मल्टीलिंगुअलिज्म कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से हमारी जो क्लासरूम है काफ़ी ज़्यादा उसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होगा और मीनिंगफुल बनेगी। अब हम देखते हैं बहुभाषिकता की अवधारणा, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहला है बहुभाषी का अर्थ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मल्टीलिंगुअल पर्सन किसे कहा जाता है। वह व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को समझने, बोलने, पढ़ने या लिखने की क्षमता रखता है उसे बहुभाषी कहते हैं। यानी कि जो पर्सन जो है एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीखता है, ठीक है, उसको बोल पाता है, अच्छे से रीड कर पाता है, उसको लिखना जानता है, उसको हम मल्टीलिंगुअल कहते हैं। 2 से ज़्यादा भाषा जिसे आती है। दूसरा, भारतीय संदर्भ में बहुभाषिकता। अब हम देखते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं इंडियन के कंटेक्स्ट में। भारत में बहुभाषिकता एक स्वाभाविक स्थिति है। यानी कि इंडिया में अगर हम देखें मल्टीलिंगुअलिज्म एक नेचुरल कंडीशन है, क्योंकि हमें इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, उदाहरण, एक विद्यार्थी घर में भोजपुरी बोलता है, विद्यालय में हिंदी बोलता है और समाज में अंग्रेजी भाषा का यूज़ करते हैं, तो मल्टीलिंगुअलिज्म कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लाइक अ स्टूडेंट में स्पीक भोजपुरी एट होम, हिंदी एट स्कूल एंड इंग्लिश इन सोशल कंटेक्स्ट।
अब हम देखेंगे भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता का महत्व, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग में मल्टीलिंगुअलिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है इसकी पूर्व ज्ञान का उपयोग, यानी कि ये प्रीरियर नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। विद्यार्थी पहले से ज्ञात भाषाओं के आधार पर नई भाषा को जल्दी सीखता है, यानी कि जब बच्चे को पहले से कोई लैंग्वेज आती होगी ना, तो उसकी वजह से वो कोई भी न्यू लैंग्वेज को ईजिली लर्न कर पाता है। ठीक है। दूसरा इसका महत्व है आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी कि ये हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करती है। अपनी भाषा को मान्यता मिलने से विद्यार्थी खुलकर भाग लेता है। कि जब आपको पता है कि किसी भी लर्निंग प्रोसेस में आपकी खुद की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, तो वहाँ पे आप एक्टिव पार्टिसिपेट करते हो और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तीसरा है अर्थ समझने में ये सहायक होती है, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो हम हमारी मदर टंग में या पहले से जो हमें नॉलेज किसी लैंग्वेज की नॉलेज होगी तो उसमें हमें समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। कठिन अवधारणा को मातृभाषा या अन्य ज्ञात भाषा के माध्यम से समझा जा सकता है। कोई भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होगा तो उसको हम हमारी मदर टंग में या कोई दूसरी लैंग्वेज हमें आती है तो उसमें एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएगा। तीसरा है हमारा बहुभाषिकता को कक्षा में संसाधन के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये मल्टीलिंगुअलिज्म कॉन्सेप्ट को हम क्लासरूम में एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहला है हमारा तुलना आधारित शिक्षण, यानी कि कंपैरिजन बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। विभिन्न भाषाओं के शब्दों, वाक्यों, संरचनाओं की तुलना करनी चाहिए, यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनका कंपैरिजन करना चाहिए। जैसे कि हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश से कंपैरिजन करना चाहिए। एग्जाम्पल बताया है, जब भी कोई हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कंपैरिजन बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। दूसरा है अनुवाद गतिविधि, यानी कि ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होने चाहिए। छोटे वाक्यों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। लाइक जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश में हमें दूसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोई ग्रामर रूल सीख लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें हिंदी सेंटेंस दिया जाता है, हिंदी के बाद हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है जब भी हम कोई एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीखते हैं। तो आगे है समूह कार्य, यानी कि ग्रुप वर्क इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। विभिन्न भाषाई पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को समूह कार्य देना चाहिए, यानी कि अलग अलग भाषा वाले बच्चों को, जिनको अलग अलग भाषा आती है, उनको एक ग्रुप में रखना चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे की भाषा में कनेक्ट करेंगे। अगला है हमारा बहुभाषिक शब्दावली निर्माण, यानी कि मल्टीलिंगुअल वोकेबुलरी डेवलपमेंट होती है। एक शब्द के विभिन्न भाषाओं में अर्थ लिखवाने, यानी कि हमें जैसे कि एक वर्ड है उसके हम हर भाषा में, जब भी हमें लैंग्वेजेस सिखाई जा रही है तो उसके अलग अलग भाषा में हम मीनिंग लिखेंगे, जिसकी वजह से हमें हर भाषा की जो वोकेबुलरी हमारी डेवलप होगी। अगला है कहानी और अनुभव साझा करना, यानी कि स्टोरी टेलिंग एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। इसमें क्या होगा, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में अनुभव सुनाने का अवसर देना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि उनको जो भी सिखाया गया है वो अपनी लैंग्वेज में उसको शेयर करें। अब इसका एक उदाहरण दिया है हमें, यदि कोई विद्यार्थी अंग्रेजी का नया शब्द नहीं समझ पा रहा तो शिक्षक उसी शब्द का अर्थ हिंदी या स्थानीय भाषा में समझाकर अधिगम को सरल बनाता है। यानी कि कोई स्टूडेंट है वो इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है, बट इंग्लिश में कोई ऐसा न्यू वर्ड आ गया जो उसे समझ नहीं आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर क्या करेगा, उसको या तो हिंदी में एक्सप्लेन करेगा या लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा। जैसे कि अभी मैं आपको हिंदी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये एग्जाम्पल है कि आपको जो है कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको या तो हिंदी में सीखेंगे या अपनी लोकल लैंग्वेज में सीखेंगे, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग जो है वो ईजी होगी। तो निष्कर्ष में या कंक्लूजन देखते हैं हमारा, ये कह सकते हैं कि बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में बाधा नहीं बल्कि एक सशक्त शैक्षिक संसाधन है। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म हमारे लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि मल्टीलिंगुअलिज्म हमारी लैंग्वेज टीचिंग में एक अच्छा रिसोर्स है। तो भाषा शिक्षक यदि विद्यार्थियों की भाषाई विविधता को स्वीकार कर उसका सकारात्मक उपयोग करे तो भाषा अधिगम अधिक सरल, प्रभावी और आनंददायक बन सकते। यानी कि जब टीचर ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ, हर बच्चे में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हर बच्चा अपनी भाषा को जानता है, उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लेगा टीचर, तो उसकी वजह से लैंग्वेज सीखना क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा और इन्जॉयबल हो जाएगा। बहुभाषिकता को अपनाकर कक्षा को अधिक समावेशी और संवादनात्मक बनाया जा सकता है। यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके हम एक क्लासरूम को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं, जिससे कि हर बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा और इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं, हर बच्चा इसमें कनेक्ट करेगा। गिव अवे का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेइंग कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी मेनली रेफर्स टू। यानी कि जो ये कहावत है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी, यह मुख्यतः किस रूप से संबंधित है? पॉलिटिकल डाइवर्सिटी से, यानी कि राजनीतिक विविधता से, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी यानी भाषाई व सांस्कृतिक विविधता से, ऑप्शन सी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता से, ऑप्शन डी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि तकनीकी विकास से। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द लैंग्वेज लर्न लेटर फॉर एजुकेशनल और प्रोफेशनल पर्पस इज कॉल्ड। यानी कि शैक्षणिक और व्यावसायिक उद्देश्य के बाद में सीखी गई भाषा क्या कहलाती है? मदर टंग,
फर्स्ट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज या क्लासिकल लैंग्वेज। तो जो हम भाषा बाद में सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? मातृभाषा, प्रथम भाषा, लक्ष्य भाषा या शास्त्रीय भाषा। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ रीडिंग इज टू, यानी पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए रीड फास्ट, तेज पढ़ना। ऑप्शन बी प्रोनाउंस करेक्टली, यानी कि सही उच्चारण करना। ऑप्शन सी अंडरस्टैंड द मीनिंग, अर्थ को समझना। या ऑप्शन डी रीड अलाउड, जोर से पढ़ना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें शॉर्ट नोट्स बताने हैं। किस पर? बोली और मानक भाषा पर, यानी कि डायलेक्ट्स और स्टैंडर्ड लैंग्वेज पर। दूसरा, भाषा विकास के चरण पर, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस पर। ठीक है। तीसरा, त्रिभाषा सूत्र पे, यानी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है उस पर। सबसे पहले हम बोली और मानक भाषा को देखते हैं, यानी कि डायलेक्ट्स और स्टैंडर्ड लैंग्वेज देखते हैं क्या होता है। बोली वह भाषा का रूप है जो किसी विशेष क्षेत्रीय समुदाय वर्ग द्वारा दैनिक जीवन में बोली जाती है। इसमें स्थानीय शब्द, उच्चारण और शैली उपलब्ध होती है। डायलेक्ट जो है एक ऐसी लैंग्वेज की फॉर्म है जो पर्टिकुलर रीजन की होती है, पर्टिकुलर कम्युनिटी की होती है, पर्टिकुलर सोशल ग्रुप की होती है, जो उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, इनकी अपनी किसी वर्ड्स को लेकर अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, अपना बोलने का स्टाइल होता है, जैसे कि भोजपुरी, ब्रज, अवधी। इसमें क्या है, ये ऐसी बोलियां हैं जिनके उच्चारण करने में, जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में, जिनको बोलने में यूज़ करने का अपना ही तरीका होता है। तो ये बोलियां होती हैं। अब हम देखते हैं मानक भाषा वह भाषा होती है जिसे व्याकरणिक रूप से शुद्ध, सर्वमान्य और औपचारिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हिंदी। अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक ग्रामेटिकली करेक्ट होती है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है कि कोई सेंटेंस अगर बना है तो वो कैसे बना है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, हर बच्चे को आती है ये वाली लैंग्वेज। ठीक है। और यूज्ड इन फॉर्मल एंड ऑफिशियल कंटेक्स्ट, ये प्रोफेशनली यूज़ की जाती है, जैसे कि हिंदी हो गया। अब हम अंतर देखते हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में और डायलेक्ट्स में क्या अंतर है। बोली जो है वो हमारी अनौपचारिक होती है, वो इनफॉर्मल होती है, क्योंकि उसे हम सिर्फ घर पर यूज़ कर सकते हैं, फॉर ऑफिशियल वर्क या फिर फॉर स्कूल में यूज़ नहीं कर सकते। जबकि मानक भाषा हमारी औपचारिक होती है। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो हमारी फॉर्मल होती है, उसे हम ऑफिस में, स्कूल्स में या किसी भी पब्लिक एरिया पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है, बोली क्षेत्र विशेष तक सीमित होती है, जबकि मानक भाषा व्यापक स्तर पर स्वीकार्य होती है। यानी कि जो डायलेक्ट्स होती है वो हमारे स्पेसिफिक रीजन्स तक ही होती है, यानी कि जो हमसे रिलेट कर पाता है ना, जो हमारी ग्रुप का मेंबर होता है वही समझ पाता है। और वहीं जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो उसको वाइडली, यानी कि एक पब्लिक लेवल पर रिकग्नाइजेशन और एक्सेप्टेंस मिली होती है। अब हमारा दूसरा शॉर्ट नोट आता है भाषा विकास के चरण, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस देखेंगे कि कोई भी लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है स्टेज बाय स्टेज। सबसे पहला है भाषा विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो बालक में विभिन्न चरणों में से होकर गुजरती है। यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे बच्चे में अलग अलग स्टेजेस से डेवलप होती है। अब वो स्टेजेस क्या ये हमारे स्टेजेस है, जिसमें सबसे पहला हमारा चरण आता है रोने का चरण, यानी कि क्राइंग स्टेज। इसमें बच्चा क्या होता है, वो ध्वनियों के माध्यम से प्रतिक्रिया देता है। यानी कि बच्चा जो है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का सबसे पहला स्टेज होता है क्राइंग स्टेज, जिसमें बच्चा जो होता है वो साउंड्स के द्वारा कम्युनिकेट करता है। दूसरा है बुदबुदाने का चरण, यानी कि बैबलिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा छोटी छोटी ध्वनि का प्रयोग करता है, सिंपल साउंड्स को यूज़ करता है। तीसरा एक शब्द का चरण। बैबलिंग स्टेज के बाद बच्चा जो है वन वर्ड स्टेज का पे आता है, जिसमें बच्चा जो है एक शब्द का पूरा प्रभाव व्यक्त कर पाता है। ठीक है, जिसमें एक शब्द का पूरा भाव व्यक्त कर पाता है, यानी कि बच्चा जो है बैबलिंग स्टेज के बाद एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख जाता है। उसके बाद दो शब्द का चरण आता है, जिसमें वो टू वर्ड स्टेज में बच्चा जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखता है। ठीक है। अगला लास्ट स्टेज जाता है वाक्य निर्माण का चरण, जिसमें बच्चा सेंटेंस फॉर्मेशन स्टेज आता है। इसमें बच्चा खुद से कंप्लीट सेंटेंस बना पाता है। ठीक है। तो यह विकास सामाजिक परिवेश और भाषा संपर्क से प्रभावित होते हैं। ये जो डेवलपमेंट होती है सोशल इन्वायरमेंट के बेस होती है लैंग्वेज एक्सपोजर, यानी कि डजेंट मैटर हम इंडियन है या फॉरेनर है, कोई भी लैंग्वेज कोई भी बच्चा जब सीख पाता है तो उसको ये स्टेजेस फॉलो करने ही होते हैं। ठीक है। ये हमारे सोशल इन्वायरमेंट पर बेस्ड होती है। लास्ट शॉर्ट नोट है हमारा त्रिभाषा सूत्र, जिसमें हम थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को सीखेंगे। त्रिभाषा सूत्र भारत में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई थी। यानी कि ये जो फॉर्मूला है हमारा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, इसको हमने इसीलिए अडॉप्ट करा था जिसकी वजह से हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो प्रमोट हो सके। इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं वो देखते हैं कि इसके मुख्य तत्व। सबसे पहला है मातृभाषा। अब जैसे इसमें थ्री लैंग्वेजेस हैं, तो वो थ्री लैंग्वेजेस कौन कौन सी? हमारी मातृभाषा, हमारी जो मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज होती है वो। दूसरा, इसमें हिंदी को इन्वॉल्व किया गया था कि जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चल रही होगी वो, जैसे कि हिंदी। तीसरी इसकी लैंग्वेज है अंग्रेजी या कोई भी विदेशी भाषा इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इंग्लिश या कोई भी फॉरेनर लैंग्वेज। तो ये तीनों मिलके इसको त्रिभाषा यानी कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट देती हैं।
अब हम देखेंगे ये त्रिभाषा का उद्देश्य क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सबसे पहला था राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, यानी कि हमारी जो इंटीग्रेसी है, नेशनल इंटीग्रेसी को प्रमोट करना। दूसरा है भाषाई संतुलन स्थापित करना, जो लिंग्विस्टिक बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकल लैंग्वेज को इसमें प्रमोट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी को प्रमोट किया गया या सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को प्रमोट किया गया है। नहीं, इसमें जो है बैलेंस्ड वे में तीनों लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया है। अगला है बहुभाषिक क्षमता का विकास, यानी कि मल्टीलिंगुअल डेवलपमेंट इसमें बना रहेगा। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस इसमें डेवलप होंगी। अगला है यह सूत्र भाषा विविधता को संरक्षित करने में सहायक है, यानी कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके। ठीक है, जिसकी वजह से लैंग्वेज लर्निंग प्रैक्टिकल हो सके, हर बच्चा सीख सके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे लैंग्वेज एजुकेशन के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुमने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर कर लो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को मिलते रहें एग्ज़ाम फोकस्ड अपडेट्स और DU सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। टिल देन स्टूडेंट्स, stay focused, study smart and crush your exam. See you in the next video. Bye bye.